हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अपनी अच्छी तरह से चल रही होंगी और आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पटना कलम के लिए कुछ पॉइंट्स, इसको आप क्विक वे में देख सकेंगे। सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें पहले फ्रेमवर्क में भूमिका आता है, जिसमें भूमिका में हम लोग लिखेंगे कि मुग़ल राज के अवसान के बाद शाही चित्रकारों को प्रश्रय देना बंद हो गया था, जिससे क्या हुआ कि शाही चित्रकारों का पलायन शुरू हो गया और वे दूसरे नए नए जगह पर जाकर बसने लगे, बाज़ारों में बसने लगे, जिससे नई एक क्षेत्रीय शैली का विकास होने लगा। और ये जो नई शैलियाँ विकसित हुई, इसी में से एक पटना कलम भी थी। यह जो पटना कलम था उस पर मुग़ल शैली और ब्रिटिश शैली का प्रभाव तो साथ था ही, लेकिन साथ साथ उसमें स्थानीय विशिष्टता भी थी। तो ये हमारा एक तरह से एक भूमिका के रूप में हम लोग इसको एक कॉम्पैक्ट रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। इसके प्रमुख क्षेत्रों में हम लोग देख सकते हैं कि पटना का लोधी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छर हट्टा आदि था। इसके साथ साथ आरा और दानापुर के भी क्षेत्र थे। इसके आगे इसमें प्रमुख चित्र कौन कौन से शामिल हैं पटना कलम के अंतर्गत। इसमें लकड़ी काटता बढ़ई, मछली बेचती हुई औरत, कहार, सुनार, लोहार, खेत जोतता किसान आदि। चूँकि ये था ही कि एक सामान्य जनजीवन को दिखाता था पटना कलम में। इसी स्थानीय विशिष्टता था, जिसमें स्थानीय काम काज का भी जो है सो अवलोकन मिलता है। किस तरह के लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे, उनकी स्थानीय लोगों की क्या विशिष्टताएं थी, वो सब इसमें उजागर होती हैं। और ये जो है सो पटना संग्रहालय में इसके चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, इन जो कि ब्रश से निर्मित हैं। और इसमें रंगों का प्रयोग अगर देखा जाए तो इसमें हल्के पीले, गहरे लाल, नीले आदि रंग प्रयुक्त किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके पटना कलम के प्रमुख चित्रकारों की। तो पटना कलम के प्रमुख चित्रकारों में सेवक राम और हुलास लाल मुख्यतः नाम लिए जाते हैं। साथ ही जयराम दास, शिवदयाल लाल इत्यादि भी पटना कलम से जुड़े हुए चित्रकार हैं। और इनके चित्रों में जो है सो होली, दिवाली जैसे धार्मिक दृश्यों का चित्रांकन किया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी विशेषताएं क्या थी। पटना कलम की विशेषताएं, तो सबसे पहले तो ये लघु चित्र हुआ करते थे, होते हैं मतलब थे। और लघु चित्र में जो है सो कागज़ पे बनाए जाते थे और कहीं कहीं हाथी दांत पर भी जो है सो इसको बनाया गया है। और इसके चित्र जो थे, पटना कलम के जो चित्र, वो सादगीपूर्ण और समानुपातिक होते थे। सामान्य जनजीवन का चित्रांकन होता था, जैसा पहले भी बताया गया। जैसे श्रमिक वर्ग, दस्तकारी वर्ग, त्योहार, आवागमन के साधन, बाजार दृश्य, इन सबों का चित्रांकन किया जाता था। फिर इसके चित्र जो है सो बहुत ही बारीकी से बनाए जाते थे और इसमें अलंकरण की प्रधानता थी। जैसे कि कुछ चित्र हैं जिसमें पक्षियों के एक एक पंख और पक्षियों के एक एक रोए को बहुत ही स्पष्टता के साथ चित्रित किया गया है। यह इसकी एक खूबी थी। फिर इसमें पृष्ठभूमि और अग्रभूमि का कम प्रयोग किया। किसी भी चित्र में चित्रांकन होता था, उसमें कोई बैकग्राउंड या आगे से कुछ नहीं बनाया जाता था। जैसा कि अगर चिड़िया का चित्र है तो वो केवल चिड़िया का ही होता था, उसके बैकग्राउंड में कुछ भी आकाश या फिर पेड़ पौधे इस तरह से नहीं बनाए जाते थे। फिर इसमें रंगने की एक निजी शैली होती थी। इसमें जो है सो पेंसिल से कोई भी चित्रकारी नहीं की। पहले पेंसिल से जैसे डायग्राम बनाते हैं या कलर करते हैं, उस तरह से कोई भी चीज़ नहीं किया जाता था। सीधा कागज़ पर में तुलिका और रंग से, ब्रश और रंग के प्रयोग से ही चित्रांकन किया जाता था। तो ये एक इसकी सबसे खास विशेषता थी। इसके बाद इसमें मुग़ल शैली से भिन्नता थी। मुग़ल शैली के चित्रों से इसमें भिन्नता थी। रंगों का स्रोत जो है सो अलग अलग स्रोत, जैसे कालिख कोयले की राख से या फिर हाथी दांत को जला के उसकी राख से बनाया जाता था, नील से बनाया जाता था, मिट्टियों से कलर बनाए जाते थे। इस तरह से जो है सो रंगों का स्रोत ये था। और मुग़ल शैली से इसमें भिन्नता थी, क्योंकि मुग़ल शैली में जो है सो राजघरानों का से प्रेरित होते थे चित्र। राजा क्या कैसे राजशाही से प्रेरित बोल सकते हैं। लेकिन पटना कलम में जो है सो आम जनजीवन और सामान्य जनजीवन को दर्शाया गया था। इस तरह से ये मुग़ल शैली से भी एक भिन्नता रखते थे। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हम लोग एक इसका मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन करते हुए इसका एक छोटा सा
फिर कंक्लूजन लिखेंगे। साथ ही इसमें हम लोग यह लिख सकते हैं कि इसमें 2 सदी तक यह शैली प्रचलित रही, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो यह शैली तेज़ी से लुप्त होने लगी। कारण क्या था? तो कलाकारों को आश्रय मिलना बंद हो गया था और जीविका की तलाश में जैसे वे दूसरे दूसरे अपने व्यवसायों की ओर मुड़ने लगे थे। धन अभाव भी इसके लुप्त होने का एक कारण था। तो ये भी एक कारण बना कि पटना शैली ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाई। इस प्रकार से जैसे पटना कलम शैली एक लोक कला थी, जिसमें प्राकृतिक रूपों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और इन चित्रों की महत्ता आज भी है और ज़रूरत है कि इस धरोहर को अच्छी तरह से संजो कर रखा जाए और बचा कर रखा जाए। तो आशा करती हूँ कि ये पटना कलम के बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इससे रिलेटेड अगर आप पटना कलम शैली में कोई भी प्रश्न आता है तो फिर आप लोग इस प्रश्न में इन सभी चीज़ों को शामिल करके और इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उनके क्षेत्र को, उसके प्रमुख चित्रकार को, प्रमुख चित्र को और उनकी विशेषताओं को उसमें इंक्लूड किया जाएगा और फिर एक अच्छा सा कंक्लूजन लिख के इस प्रश्न के को जो है सो कंप्लीट कर लिया जा सकता है। साथ ही मैंने इसका एक मॉडल आंसर जो है सो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करके रखा है। आप वहाँ से जाके उसे भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जो कि पूरे विस्तृत रूप से लिखा गया है। तो चलिए फिर, थैंक यू।